अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सुब्तैन अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। डियर एस्पायरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वे में पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एफआईए के पेपर कंडक्ट हो रहे हैं और ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में हो रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, तो ये एक नई तरह का एक्सपीरियंस है। अगर आप वन पेपर के पहले पेपर दे रहे हैं मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आपने पेपर पर सॉल्व करना होता है, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और दूसरा, इसमें जब कंप्यूटर पर पेपर आता है तो स्टेटमेंट की जो लेंथ होती है उसकी लिमिट से ज्यादा भी बड़े सवाल आना शुरू हो जाते हैं। तो हो ये रहा है कि इन पेपर्स में ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो उनका डिफिकल्टी लेवल है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। तो अगर आपने ये टेस्ट दिए हैं तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है, और अगर आप कभी भी सीबीटी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको हमेशा हेल्प करेगी। तो आगाज करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले हमने आसान क्वेश्चन से आगाज करना है। तो इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है और आसान तरीन क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी मुस्लिम कमांडर्स वर मार्टर्ड इन गजवा मोता। तो जो गजवा मोता था, इसमें कौन कौन से मुसलमान कमांडर थे या कितने मुसलमान कमांडर थे जिनकी शहादत हुई थी? तो 3 मुसलमान कमांडर थे। पहले थे हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु। जब ये शहीद हुए तो अगले कमांडर बने हजरत जाफर बिन अबी तालिब, और जब ये शहीद हुए तो नेक्स्ट कमांडर बन गए हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो ये जब तीनों शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने परचम संभाला और उन्होंने मुसलमानों को फतह दिलाई। इसके बाद है लार्जेस्ट मक्की सूरा ऑफ होली कुरान। तो कुरान मजीद की सबसे लंबी मक्की सूरा कौन सी है? तो सूरा अल नाम जो है, ये सूरा नंबर 6 है। ये कुरान मजीद की 6ठी सूरा है और मक्की सूराज में सबसे लंबी सूरत है। इसकी 165 वर्सेस हैं और ये मक्का में नाजिल हुई। थर्ड क्वेश्चन है, विच सूरा एंड्स विद अ प्रेयर। तो सूरा अल बकरा का जो इख्तिताम हो रहा है या जो इसकी आखिरी आयत है वो एक दुआ के साथ खत्म हो रही है। नेक्स्ट पोर्शन है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज में पहला क्वेश्चन है बोलान पास के बारे में कि ये कहां पर है। तो ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में है और ये कनेक्ट करता है सिब्बी को क्वेटा के साथ। नेक्स्ट है हु रोट मैकबथ। तो मैकबथ जो है ये विलियम शेक्सपियर की राइटिंग है। इसके बाद है कैपिटल ऑफ इथोपिया। इथोपिया का कैपिटल है अदीस अबाबा। उसके बाद आ जाता है करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी को हम जापानीज येन का नाम देते हैं। ये लो वैल्यू करेंसी है जो जापान ने खुद ही मेंटेन की है अपनी बिजनेस को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है ईरान अमेरिका वॉर स्टार्टेड एट। तो जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये अटैक शुरू किए ईरान पर फरवरी 28, 2026 में। और इसमें जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के आयतुल्ला अली खामनाई, वो भी शहीद हो गए। नेक्स्ट है ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड का पुराना नाम है सियाम। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ, इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ताकि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक सेल्फ गवर्नमेंट की तश्कील दे सकें जिसमें उनकी नुमाइंदगी ज्यादा से ज्यादा हो। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ ट्राइलेटरल मीटिंग्स बिटवीन यूएसए, रशिया एंड यूक्रेन। तो तीनों ममालिक के दरमियान जो मीटिंग्स हो रही है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हो रही है। तो उसमें जो मेन एजेंडा चल रहा है वो है सीज फायर निगोशिएशन, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पीस फ्रेमवर्क। इसके बाद है विजिट ऑफ तुर्कीज प्रेसिडेंट टू पाकिस्तान। तो तुर्की के प्रेसिडेंट पाकिस्तान अक्सर आते रहते हैं क्योंकि दोनों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। रिसेंट अगर पूछा जाए तो 2 दिन का विजिट हुआ था 4 जुलाई 2026 को ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और यह मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है सार्क, जो साउथ एशियन कंट्रीज का रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टैब्लिश की गई 1985 में, दिसंबर 8 एग्जैक्ट डेट है, और जो लोकेशन थी जहां पर ये स्टैब्लिश की गई यह है ढाका, बांग्लादेश। इसके बाद साइंस का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन एक फैटी एसिड के बारे में है, स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड के बारे में हमने बताना है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसका फार्मूला है C17H35COOH, यानी कि 18 कार्बन वाला ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। 18 कार्बन वाला जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका नाम ओलिक एसिड है।
इसके बाद है मलेरिया इज काज्ड बाय, तो मलेरिया की डिजीज एक प्रोटोजोआ से होती है जिसे हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए वेक्टर का रोल कौन प्ले करता है, तो वेक्टर का रोल प्ले करता है एक मॉस्किटो, उसका नाम है एनोफिलीज, और एग्जैक्ट बताना हो तो आप कहेंगे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मकसद क्या है या इनका इंपॉर्टेंट रोल, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जिनमें से मोस्ट फेमस डीकंपोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है। इथाइलीन का फार्मूला, इथाइलीन जिसे हम एसिटाइलीन भी कहते हैं, इसका फार्मूला है C2H2। इसके बाद आते हैं मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है अ टैंक इज हाफ फुल, इफ वी ऐड 30 लीटर्स ऑफ वाटर द टैंक बिकम्स 3/4 फुल, व्हाट इज द फुल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब आप देखें कि एक टैंक जब आप कहते हो हाफ फुल है तो उसका मतलब यह है कि आधे में पानी है आधे में नहीं है। आपने उसमें 30 लीटर वाटर और डाल दिया तो वो हो गया 3/4। इसका मतलब यह हुआ कि जो उसके अगर 4 हिस्से किए जाए, ये 1/2 का दूसरा मतलब होता है 2/4। तो अगर आपने 30 लीटर और डाला है तो एक हिस्सा और बढ़ गया। इसका मतलब यह कि हर 4 में से एक हिस्सा 30 लीटर का है, तो टोटल जो हमारे पास इसकी कैपेसिटी बनेगी वो 30 × 4 120 लीटर की कैपेसिटी, इसकी टोटल कैपेसिटी बनेगी। तो हाफ कैपेसिटी है, हाफ फुल को हाफ कैपेसिटी बोलेंगे। 30 लीटर ऐड किया 3/4 बन गया, तो इसका मतलब अब हमने जो 30 लीटर ऐड किया है वो असल में 1/4 है, तो टोटल कैपेसिटी 120 लीटर की बनेगी। नेक्स्ट है मदर्स एज इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन डॉटर्स एज, आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस इज 60, व्हाट इज द डॉटर्स करंट एज। तो हम कहते हैं डॉटर की एज अगर x ईयर्स है तो मदर की 4x है। 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद बेटी की उम्र हो जाएगी x+5 और मदर की एज हो जाएगी 4x+5, यानी कि 5-5 साल दोनों की एज बढ़ जाएगी और दोनों की एज को अगर जमा करें दैट विल बी इक्वल टू 60। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, x+5 + 4x+5 इज इक्वल टू 60। 4x और x मिलके हो जाएंगे 5x, 5 और 5 मिलके हो जाएंगे 10, दैट इज इक्वल टू 60। 10 को इधर लाकर माइनस कर देंगे, 60 में से 10 माइनस करेंगे 50 और दोनों साइडों पर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो डॉटर की जो एज है 5 साल पहले वो 10 साल है, और अगर आज की एज पूछते हैं 5 साल के बाद, या अगर हम ऑलरेडी करंट एज की बात करें तो करंट एज 10 साल है, और अगर 5 साल बाद की एज की बात करें तो 15 साल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 20%, देन रिड्यूसेस द साइज बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज इन प्राइस। अब देखने में ये लग रहा है कि 20% कीमत बढ़ा दी, 20% ही कम कर दी, तो शायद जो कीमत है वहीं के वहीं पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज है तो 20% इंक्रीज जब आप करेंगे तो ये हो जाएगी 120, और जब आप 20% डिक्रीज कर देंगे तो 20% अब आपने किसका डिक्रीज करना है, 120 का। तो 120 का जो आपके पास 20% होता है वो इस तरीके से आएगा 524, 24 रुपए आपको कम करने पड़ेंगे। तो जब 120 रुपए में से आपने 24 रुपए कम कर दिए तो अब उसकी कीमत होगी 96 रुपए, यानी कि ओरिजिनल प्राइस 100 थी तो अब 96 है, यानी कि 4% या 4 रुपए जो है वो नेट चेंज आई है प्राइस में। नेक्स्ट है 140 मशीन्स, देयर आर टोटल 140 मशीन्स, 30 आर आउट ऑफ ऑर्डर, 30 डिफेक्टिव हैं। तो आपके पास डिफेक्टिव मशीन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 30 आउट ऑफ 140। अब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट 21.43% बनेगी। इसके बाद है 15 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, विदाउट रिप्लेसमेंट इन हाउ मेनी वेज कैन बी गर्ल्स बी सिलेक्टेड। अब हमने 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है हर बार, तो हम कितने टोटल उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का, कि कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल 6 स्टूडेंट्स, और हमने जो सिलेक्ट करनी है वो 3 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो हमने सिलेक्ट करनी है 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 - 3 का फैक्टोरियल। अब आपने इसे सॉल्व कर लेना है। आपको एक्चुअली ये कॉम्बिनेशंस का फार्मूला आना चाहिए, यहां पर आप परम्यूटेशंस का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा,
हमने जस्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे कि 6 में से हमने 3 सिलेक्ट करने, तो 6 का फैक्टोरियल होता है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आप उसको सॉल्व करके देख लें, 1 तो सेम टू सेम ही रहेगा, तो 30 मल्टीप्लाई 4 120 120 मल्टीप्लाई 3 360 मल्टीप्लाई 2 720। तो इसकी जगह 720 लिखेंगे, 720 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल है 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो अब आपने 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल ही लिखना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। तो अब यहां से ऑनवर्ड ये आपके पास हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल फिर 6 आएगा, तो 720 डिवाइडेड बाय 36 और आपका आंसर आ जाएगा 20। 20 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो गर्ल्स के बनाए जा सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग देयर ऑर्डर और देयर अरेंजमेंट। सो वी विल गो विद फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्लेस ऑफ फार्मूला ऑफ परम्यूटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 ब्लू balls 3 red balls, what is the probability of picking blue balls or picking a red ball? So there are total 7 balls, our probability of picking red ball is 3 out of 7 red balls divided by total balls। इसके बाद आता है सबसे टफ वाला, टफ वाला तो नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला जो पोर्शन है, क्योंकि इसमें पैसी चीजें हमने उसके अंदर से आंसर ढूंढना है। Anthropogenic exigencies have precipitated an irreversible degradation of terrestrial ecosystems। इंसान की एक्टिविटी जितनी बढ़ रही है उसी तेजी से हमारे इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहे हैं। The pernicious proliferation of industrial effluents exacerbates atmospheric aberrations and bioclimatic volatility। If mitigative paradigms are not instituted with alacrity, ecological equilibrium will become untenable। Consequently, preservation mandates a paradigmatic transmutation in anthropocentric resource utilization। तो अब ये सारी बात हो रही है कि ह्यूमन एक्टिविटी से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जितनी तेजी से हमारा फैलाव हो रहा है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स फैल रहे हैं, उतनी तेजी से एटमॉस्फेयर जो है वो एब्यूरेट कर रहा है, उतनी तेजी से वो तबाह हो रहा है। तो अगर हमने कोई मिटिगेटिव पैराडाइम्स नहीं लिए तो ये तेजी से सब कुछ खत्म हो जाएगा और सारा इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमने ढूंढना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी बात के साथ मैच कर रही है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आर इनकॉन्सिक्वेंशियल टू द होम्योस्टेसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम। ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं वो वाबस्ता है होम्योस्टेसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ, उसका जहां पर जो हम कह रहे हैं उसका ये है कि रिजल्ट से उसका ताल्लुक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बन रहा। सेकंड है, एक्सपीडिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल मोडेलिटीज कैन एमेलियोरेट इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन। कि अगर हम तेजी से चीजें इंप्लीमेंट करेंगे और सस्टेनेबल मोडेलिटीज की तरफ आएंगे तो हम एमेलियोरेट कर देंगे इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन को, तो ये बात ठीक है। थर्ड है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इज एक्सक्लूसिवली एट्रीब्यूटेबल टू नेचुरल जियोफिजिकल फिनोमिना। नेचुरल जियोफिजिकल फिनोमिना नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं। इंडस्ट्रियल प्रोलिफरेशन इनहेरेंटली engenders an irrevocable and non-negotiable environmental कैटासाइक्लिज्म, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो आता है वो बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज वाज दैट, अच्छा ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, व्हेन हिप्नोटाइज सब्जेक्ट्स आर टोल्ड, हिप्नोटाइज सब्जेक्ट ऐसा पर्सन है जिसको हिप्नोटाइज कर दिया गया है, दे आर टोल्ड दैट दे आर डेफ एंड दे आर देन आस्क्ड वेदर दे कैन हियर द hypnotist, they reply no. Some theorists try to explain this result by arguing that the cells of hypnotized subjects are dissociated into separate parts and that part that is deaf is dissociated from the part that can listen, that replies। तो अब एक पर्सन है वो हिप्नोटाइज हो गया और अब वो, आप उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो, और वो कहता है नहीं। अब वो सुनकर कह रहा है कि नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब उसका ब्रेन दो हिस्सों में फंक्शन कर रहा है। आधा ब्रेन कह रहा है, आधे ब्रेन को ये पता है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा, और आधा ब्रेन रिप्लाई कर रहा है। तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो कहते हैं ये किस तरह की रीजनिंग है, इसको डिसोसिएशन थ्योरी कहते हैं, जिसमें ब्रेन के जो दोनों पार्ट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्शियस होता है वो उस तरीके से
जुड़ा नहीं होता, आपके सारे पार्ट्स आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद है मेल बोर बर्ड्स कंस्ट्रक्ट elaborately decorated nest or birds, basing their judgment on the fact that different local population of birds of same species build boards that exhibit different building and decorative styles. सेम स्पीशीज है, अलग अलग लोकेशंस पर है, तो उनकी जो नेस्ट बिल्डिंग है वो डिफरेंट डिजाइनिंग में आ रही है। रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया है कि जो बोर बर्ड्स हैं उनकी बिल्डिंग स्टाइल्स उनके कल्चरल इक्वायर है और वो जेनेटिकली ट्रांसमिशन नहीं है। तो कौन सी बात ट्रू होगी, कौन सी बात जो होगी वो ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी हमारे कंक्लूजन को, रिसर्चर्स की बात को कौन सी बात सपोर्ट करेगी? तो हम कहते हैं कि वो असल में चीजों को इनहेरिट नहीं करे, वो लर्न कर रहे हैं। और जो हमारे पास लर्निंग है, लर्निंग बिहेवियर है, ये एसोसिएटेड होता है स्पेशली बर्ड्स का, कि वो अपने से सीनियर बर्ड्स को, अपने पेरेंट्स को या अपने सीनियर बर्ड्स को देखकर चीजों को सीखते हैं। तो लोकल पॉपुलेशन के अंदर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके मुताबिक वो न्यू स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। एशिया के अंदर पाम ट्रीज नेटिव नहीं है, तो जो उनके पोलिनेशन है वो बाय हैंड करवानी पड़ती है। फिर हुआ ये कि उनकी फ्रूट प्रोडक्टिविटी कम होती गई। फिर वीवर्स जो कि इसके पोलिनेटर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई 1980s में, लेकिन 1984 में फिर प्रोडक्टिविटी कम होगी। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे साइंटिस्ट का कंक्लूजन ये है कि जो उसकी पोलिनेशन करवाने के लिए आए थे वीवर्स, उनको कोई खतरा हुआ है, और वो खतरा हुआ है कि 1984 में उनके प्रीडेटर भी आ गए और उन्होंने आकर उनका शिकार करना शुरू कर दिया। उसके नतीजे में जो पोलिनेशन है वो दोबारा से कम होगी। और आखिरी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग बनाने की कोशिश की गई है। इफ यस्टरडेज टुमारो वाज द डे, बिफोर द डे that is 2 days after the day that comes immediately before the day that is tomorrow's yesterday, and we are evaluating this statement precisely 3 days after the winter solstice of a leap year in southern hemisphere. What hemisphere specific astronomical season commences exactly 6 months from the day that is the sibling of the day described? मुख्तलिफ हिस्सों में इसको तोड़कर बात की गई है। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग पजल बनाने की कोशिश की है। हम इसको देखते हैं। हम कहते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस है। यहां पर बात की गई है कि हमारे पास विंटर सॉल्स्टिस चल रहा है लीप ईयर का सदर्न हेमिस्फीयर में। तो उस वक्त विंटर सॉल्स्टिस चल रहा होता है 21 जून को। 3 days आफ्टर, 3 दिन के बाद जो हम बात करेंगे वो दिन बनेगा 24 जून का, और 6 महीने बाद की बात करेंगे तो हमारे पास दिन बनेगा 21 से 22 दिसंबर का, विच इज एग्जैक्टली समर सॉल्स्टिस इन सदर्न हेमिस्फीयर। और जो विंटर सॉल्स्टिस होगा वो शिफ्ट हो चुका होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सिबलिंग ऑफ द डे यहां पर किस को रेफर करता है? इट रेफर्स टू द सेम डेट। तो जो सीजन उस वक्त चल रहा होगा साउथ में, वो सदर्न हेमिस्फीयर में, वो सीजन होगा समर का। तो ये होता है, यानी कि उन्होंने आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप इसको एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हम तक पहुंचे हैं कैंडिडेट्स की जुबानी। इनकी स्टेटमेंट में कोई चेंज हो सकती है या किसी भी तरह की क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकती है। तो अगर आप फर्दर क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं या अगर आप इन क्वेश्चंस के बारे में अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पेपर जो मार्केट में या आम लोगों की एक्सेस में नहीं आया होता, उसके लिए हम टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं उन कैंडिडेट्स के मेमोराइजेशन पर, उनकी हाजिर दिमागी पर जो पेपर देकर आए होते हैं। तो अगर आपके पास बेहतर क्वेश्चंस मजीद भी हो या इनमें से भी किसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन हो तो आप लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।